ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारिका की ये निशुल्क कक्षा है जो ऑनलाइन चलती है। आप सभी का इस निशुल्क योग कक्षा में स्वागत है। डॉक्टर भरत कुमार जिन्होंने पीएचडी किया है मनोविज्ञान में और स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है पुनर्वास मनोविज्ञान में, और स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है मानसिक स्वास्थ्य में, और आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी आपने एमए किया है। आपने 180 से अधिक इंटरनेशनल रिसर्च पेपर संपादित किए हैं। और आज आपका जो विषय है वो है इमोशनल ट्रोमा, भावनात्मक सदमे के लक्षण, कारण और निवारण। भावनात्मक सदमा क्या होता है उसके बारे में भी आप लोग जानिए, और ये हमारे लिए एक बहुत मुख्य आज के जो दिनचर्या है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है इसका। तो स्वागत है डॉक्टर भरत कुमार सर आपका। और आपसे सभी लोग परिचित भी हैं, आप 2-3 बार हमारी क्लास में आ चुके हैं, और लोगों का भी ये ध्येय रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुनने का। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम, शुभ प्रभात एंड मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया। मैं डॉक्टर भारत कुमार फ्रॉम देहरादून। आई हैव डन रिसर्च इन लास्ट 25 ईयर्स एंड इन लास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों में जो मेरा पूरा रिसर्च रहा है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी पर रहा है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट फिर फॉरेंसिक साइंस में रहा। फॉरेंसिक साइंस के साथ थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश की गई, और इसी बीच में मैंने रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। सो आज हम बात करेंगे इमोशनल ट्रोमा। ये इमोशनल ट्रोमा है क्या? अगर आप देखेंगे आपके नियमित जीवन में, घर के अंदर, घर के बाहर, आपकी फ्रेंडशिप में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के और माँ बाप के बीच में कई बार इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपस में मनमुटाव होता है, बहस होती है, और कई बार आपस के संबंध खराब हो जाते हैं। और जब वो संबंध खराब हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। सो इमोशनल ट्रॉमा क्या है? जब हम इमोशनली, भावनात्मक रूप से किसी से जुड़े रहते हैं, और भावनात्मक रूप से जुड़े रहने के बाद हम उन संबंधों को आसानी से व्यवस्थित नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते, तो उस समय जो संबंधों में खटास आती है, मधुरता कम हो जाती है, तो जो मन को क्षति होती है, मन को एक ठेस या चोट पहुंचती है भावनात्मक रिश्तों में, वो है भावनात्मक ट्रोमा और इमोशनल ट्रोमा। आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई कमेंट दे रहा होता है, या वाइफ अपने हस्बैंड को कोई कमेंट देती है। अब बच्चे कभी कभी अपने माँ बाप को कमेंट देते हैं, माँ बाप बच्चों पर कमेंट करते हैं, तो हम आपस में करते हैं। कई बार हम इतने मजाकिया तरीके से भी इस तरह के कमेंट कर देते हैं कि हमें लगता है कि हमने कोई बड़ी बात नहीं कही, और होता यह है कि आपकी कही हुई एक बहुत छोटी सी बात जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उसको बहुत गंभीर हर्ट कर सकती है, उसको नुकसान कर सकती है, उसके दिल को चुभ सकती है। सो जहां आपके भावनात्मक संबंध जुड़े होते हैं वहां हमें इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जो भी आप कहें उसको ऐसे डिफेंड ना करें कि हमने तो मजाक में कहा था। आपको लगता है कि आपने मजाक में कहा था, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को आपने चोट पहुंचाई। जब सामने वाले की भावनाओं को आपने चोट पहुंचाई तो उसका मन आपसे थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब उसका मन आपके साथ थोड़ा सा कम हो जाएगा तो संबंधों में थोड़ी सी मधुरता कम हो जाएगी, थोड़ा सा व्यवहार बदल जाएगा। अब सुनने में लगता है कि ये तो बहुत सामान्य बात है, रोज आपके घर में होता है। आपके हस्बैंड भी कई बार आपको टोक देते हैं, आप अपने बच्चों को टोक देते हैं, आप अपने हस्बैंड को टोक देते हैं, हम एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन रियल अगर आपसे बताएं, एक आप ब्लेड लीजिए और उस ब्लेड को गर्म करके एसिड में डिप कर लीजिए, तेजाब में भिगो लीजिए, और अगर उस ब्लेड को आप अपनी स्किन के ऊपर चलाएं, कितना भयानक दर्द होगा। वैसा ही एक दर्द दिमाग के अंदर तब होता है जब हम किसी के इमोशंस को हर्ट करते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, हमने तो सिर्फ बात कही है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, ये तो मजाक में थी। नहीं, मैंने कहा ना, जितना ब्लेड के काटने से दर्द होता है उससे ज्यादा दर्द दिमाग के अंदर हकीकत में सच में होता है। तो आप समझिए, जब आप किसी से बहुत छोटी छोटी बातें कह रहे होते हैं मजाक के नाम पर, तो आप उसको धीरे धीरे कितने गंभीर घाव दे रहे होते हैं। अब आपको लगेगा इन छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ सकता है। आपको ये जानकर के सरप्राइज होगा, जो लोग इमोशनल ट्रॉमा में हैं
भावनात्मक रूप से कमजोर हैं या जो भावनात्मक रूप से दुखी हैं। इनडाइजेशन, अपच उनका लक्षण है। हार्ट बर्निंग, दिल की जलन, दिल में जलन होना, धड़कन बढ़ जाना। अर्थराइटिस, जो लोग इमोशनली वीक होते हैं, जो इमोशनल ट्रोमा में जीते हैं, अर्थराइटिस उन्हें होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। किडनी फेल्योर, आप सरप्राइज होगा, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा टॉयलेट जाना पड़ता है। सो हमें लगता है कि किसी को हमने कोई कड़वी मीठी बात कह दी और वो उसका बुरा नहीं मानेगा, और मान भी लिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको अंदाजा नहीं है कितने रोग आप उसे दे रहे हैं और कितने रोग आप अपने अंदर ले रहे हैं। आपने देखा होगा, आप अपने आसपास, आपके पड़ोस में भी देखते होंगे, जिन घरों में झगड़े ज्यादा होते हैं, कहा सुनी ज्यादा होती है, उस परिवार के लोगों में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, ये वाले जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अब आप खुद रिलेट करके देखिएगा, जिन घरों में ये इश्यूज हैं, आपस में कहासुनी ज्यादा होती है, भावनात्मक रूप से लोग एक दूसरे से सही से नहीं जुड़े हुए हैं, उन घरों में ये प्रॉब्लम है और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कब्ज की जो प्रॉब्लम है, यानी कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस बनने की जो प्रॉब्लम है, ओबेसिटी, वजन बढ़ जाने की जो प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम, इंसोम्निया, ऐसे लोगों, जो लोग भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, उनकी नींद कम हो जाती है, इंसोम्निया, फिर वो नींद की गोली खा के सोते हैं। और अगर उनकी नींद कम हो जाएगी तो उनके अंदर चलेगा ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग शुरू होते ही सारे मानसिक रोग एकदम से शुरू हो जाएंगे। आपने ओवरथिंक करना शुरू किया, रात को बिस्तर पर पड़े सोचते रहे, नींद आ नहीं रही है और उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में आ रहे हैं, आप अपने मन में ही नई नई कहानियां गढ़ रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं। सो आपकी नींद उड़ गई, नींद उड़ने से ओवरथिंकिंग हो गई, आपको एंजाइटी होने लगेगी, डिप्रेशन होने लगेगा और दुनिया भर के मानसिक तनाव आपको घेर लेंगे। सो अब देखिए कितना छोटा सा शब्द है कि अरे हमने तो मजाक में ही तो कहा था। आपको आपके घर में किसी ने खाना बनाया, आपके लिए बड़ा अच्छा खाना बनाया, बड़े प्यार से खाना बनाया कि चलिए आज हम इनको दावत देंगे। आपने खाना खाया, लेकिन एंड में आपने कह दिया बस थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। अब आपको लगता है कि हाँ, हो सकता है नमक आपके स्वाद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हुआ हो। आप उस व्यक्ति की नजर से सोचिए जिसने उसे बनाया है, तो और कितनी मेहनत की है। इतने अच्छे खाने में जब आप एंड में बोलते बस जरा सा नमक ऊपर नीचे रह गया, तो आपने उसको भावनात्मक चोट दे दी। अगली बार जब वो खाना बनाएगा उसके अंदर उतना प्रेम नहीं रहेगा, और अगली बार जब वो आपको खिलाएगा उसके अंदर उतनी भावना नहीं रहेगी। ये एक छोटा सा शब्द ही आपकी भावनाओं को खत्म कर सकता है। क्लास के अंदर एक टीचर जब बच्चों के ऊपर एक पर्सनल कमेंट कर देता है, तो उसने भावनात्मक रूप से बच्चे को अपने से दूर कर दिया, और उसके बाद वो बच्चा टीचर को अपोज करने लगता है। जब टीचर को अपोज करने लगता है, धीरे धीरे दोनों के संबंध एक खराब हो जाते हैं और फिर वहां रोज कहासुनी होने लगती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में यही होता है। दोस्ती कब टूटती है, फ्रेंडशिप कब टूटती है, दो महिलाएं आपस में फ्रेंड है, दो पुरुष आपस में फ्रेंड है, कब दोस्ती टूटती है, कब फ्रेंडशिप टूटती है, जब हम एक दूसरे के ऊपर निजी जीवन में मजाक के नाम पर कमेंट करते हैं। आपको लगता है यार हमने तो मजाक की, हम दोस्त हैं, नहीं यार, ये देखो, आपने जो मजाक की है सामने आपके लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन सामने वाले के लिए वह गंभीर बात हो सकती है। सो आपको ये समझना होगा, जो इमोशनल ट्रॉमा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं आपस में, और इसकी कोई मेडिकेशन बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी को स्ट्रेस हो गई, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, तब तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। लेकिन समझने की बात यह है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सोर्स, जिस कारण से आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर उस पर काम नहीं करेंगे, मेडिसिन लेते रहिए। अब आपकी उंगली में एक रबड़ बैंड फंसा दें हम, रबड़ बैंड फंसाने के बाद आपको ग्लव्स, यानी जो भी बोलते हैं उसको, वो पहना दें, तो आपको रबड़ बैंड नहीं दिखेगा और आपके शरीर में भयानक दर्द होगा। आप दर्द की गोली खाते रहिए, दर्द की गोली खाएंगे, दर्द का एहसास कम हो जाएगा, थोड़ी देर में दर्द होगा। जब तक आप रबड़ बैंड अपनी फिंगर से नहीं निकालेंगे, दर्द खत्म नहीं होगा। ऐसे ही जब तक हम इमोशनली एक दूसरे के साथ सही तरह से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप कितने भी मेडिसिन खा लीजिए, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से बीमारियां शरीर में आई हैं वो ठीक नहीं होंगी। दवाई खा लीजिए, आप दवाई खा लीजिए, आपका उसका असर कम हो जाएगा बीमारी का, लेकिन जैसे दवाई का असर खत्म होगा फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। हम घर में बुजुर्गों के साथ क्या करते हैं, हम जब अपने बुजुर्गों को बड़ी इज्जत और सम्मान देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या, हम उन्हें एक अलग से कमरा देते हैं, उन्हें सारी सुख सुविधाएं देते हैं, उनके कमरे में टीवी लगा देंगे, उनके कमरे में एसी लगा देंगे,
फर्स्ट फ्लोर पे उन्हें एक बढ़िया कमरा दिया, सारी फैसिलिटी दे दी, नौकर चाकर दे दिए। आपको क्या लगता है कि आपने उन्हें वो दिया जो उन्हें चाहिए था? नहीं, आपने उन्हें वो नहीं दिया जो उन्हें चाहिए था। तो बुजुर्ग लोगों को ये सुविधाएं नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका साथ। वो चाहते हैं कि हम घर की गैलरी में खाट बिछा के बैठे, हमें आते जाते हुए लोग दिखाई दे, हमें आते जाते हुए बच्चे दिखाई दे, हम उनके साथ खेल सकें। सो देखिए, जब आपको लगता है आपने बहुत सारी सुख सुविधाएं दे दी, वो बुजुर्ग दुखी होते हैं। और जब आपको लगता है हमने बुजुर्गों को कोई सुविधाएं नहीं दी, उन्हें अपने बच्चों के साथ घुलने मिलने पार्क में जाने की सारी सुविधाएं दे दी, वो ज्यादा खुश होते हैं। सो भावनात्मक संबंधों में ये बहुत जरूरी है कि इस बात का 100% ध्यान रखा जाए कि हम मजाक में भी किसी को कोई ऐसी बात ना कहें जो खुद हमें भी बुरी लग सकती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपने उसके शरीर पर ब्लेड नहीं मारा है, आपने उसके दिमाग पर ब्लेड मारा है, और उसका दर्द उसे महीनों तक होगा। और अगर ऐसा होता है तो इंडाइजेशन, अर्थराइटिस, हार्ट बर्निंग, लीवर के इश्यूज, किडनी के इश्यूज, मानसिक रोग उसको 24 घंटे घेर के रखेंगे। भावनात्मक संबंधों में ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि सामने वाले के साथ क्या समस्या है। कई बार हम क्या करते हैं, जब दो दोस्त बैठते हैं, वो महिलाएं हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, या दो परिवार आपस में मिलते हैं, हम फिर से एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? हम हमेशा डरावनी बातें करते हैं। कि कोई मरीज है, वो कोई बीमार है, वो एडमिट है, अपने घर में आया, तो हम क्या करेंगे, उसके घर मौसमी लेकर के जाते हैं ना मिलने के लिए। हम मौसमी क्यों लेके जाते हैं? मौसमी स्वास्थ्य का प्रतीक है। मौसमी का जूस अगर आप 12 महीने पीते हैं तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, स्किन एलर्जी नहीं होगी, बाल नहीं झड़ेंगे, त्वचा बड़ी चमकदार रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि मौसमी का जो जूस है उसमें विटामिन सी होता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जब कोई बीमार होता है, हम उसके घर मिलने जाते हैं, 1-1.5 किलो 2 किलो मौसमी लेके जाते हैं। देखिए, हम क्या लेके जा रहे हैं? स्वास्थ्य का प्रतीक। और बातें कैसी करते हैं उसके साथ में बैठ के? डरावनी डरावनी। वहां मरीज लेटा हुआ है और आप दूसरे आदमी से बात कर रहे हो, हमारे मोहल्ले में भी ऐसी घटना हुई थी, बीमार हो गया, बचा थोड़ा ही। अब सोचो, जो मरीज साइड में लेटा हुआ है वो ये कहानी सुन रहा है, वो मन में सोच रहा होगा ये मुझे विष देने आए हैं, मुझे ये बताने आए हैं कि अब मैं नहीं बचूंगा। कई बार हम जब अपने दोस्तों से मिलते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए हम बात क्या कर रहे हैं। दूसरी बात जो भावनात्मक संबंधों में है, जो एक बड़ी गलती हम लोग करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि हमें यही नहीं पता हमें बात क्या करनी चाहिए। हम मिलने गए किसी से, किसी के बर्थडे पर गए, और वह पुरानी बातें लेके बैठ जाएंगे। तो बर्थडे जो है सेलिब्रेशन है, शादी जो है सेलिब्रेशन है, किसी के घर त्योहार पर मिलने गए, वो एक सेलिब्रेशन है, और पुरानी बातें लेकर के बैठ गए। आपने क्या किया? जो सेलिब्रेशन इस समय चल रहा था, जो खुशी का माहौल था इस समय, सारा खराब कर दिया। अपना भी मूड खराब किया, जितने लोग वहां आए थे उसका भी मूड खराब किया, और जिसने वो सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसने वो पार्टी दी थी, उसका भी मूड खराब किया। तो कई बार होता क्या है कि आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपको 6 महीने में, 1 साल में कॉल करता है। होता है ना ये, कि कोई कोई ऐसा होता है जो साल भर में एक बार हमें कॉल करता है, फोन करता है। आप क्या कहेंगे फोन उठाते? अच्छा, आ गई तुझे मेरी याद, आज फुर्सत हो गई बात करने की, कुछ काम होगा? नहीं, ये नहीं बोलना है। सोचिए हम कितने बिजी हैं अपने जीवन में, सामने वाला भी बिजी हो सकता है। हमें पता है सामने वाला अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए हमें फोन करेगा। एटलीस्ट उसने आपको फोन किया तो, साल में, 1.5 साल में उसने फोन किया तो। अब उसका फोन आया, ये कहने के बजाय, गुस्सा दिखाने के बजाय कि आ गई तुझे फुर्सत, आ गई मेरी याद, आज तुझे कोई काम पड़ गया, तो क्यों ना हम थोड़ी सी अच्छी बात करें। सोचिए, सामने वाले ने 2 साल के बाद ही सही आपको फोन किया तो, इन 2 साल में तो आपने भी नहीं किया ना। हम भी तो ईगो लेके बैठ गए थे, जब वो फोन नहीं करता तो मैं क्यों करूं। दो बहनें, मैं अपनी मम्मी से हमेशा बोलता हूं, मैं हर उनसे, मौसी से कब बात की थी, मामा से कब बात की थी, मेरी मम्मी बोली महीना भर हो गया। मैंने, क्यों हो गया महीना भर? हर हफ्ते मौसी से भी बात किया करो, मामा से भी बात किया करो। बोले वो तो मुझे फोन नहीं करते। कोई बात नहीं ना, उनका बात करने का मन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो करनी चाहिए ना, बात किया करो। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मौसी और मामा को ऐसी आदत हो गई, अगर मम्मी किसी हफ्ते बात ना करे तो बेचैन हो जाते हैं, पता नहीं क्या बात है, वो खुद फोन करते हैं। हमें दूसरों की आदत बनना पड़ेगा। हम यही तो गलती करते हैं, किसी ने साल 6 महीने में फोन किया, हम चिढ़ के बैठ गए, सुनाना शुरू कर दिया। अब अगर वो बात करना भी चाहता हो, हमने शुरुआती गुस्से में कर दी, तो वो हमसे अब अच्छे से बात क्या करेगा? वो दोबारा फिर हमें साल 2 साल तक बात नहीं करेगा।
तो हमें ये सोच के दुख नहीं होना है, गुस्सा नहीं दिखाना है कि तुझे मेरी याद इतने दिन के बाद आई। हमें ये सोच के खुश होना है आज उसे मेरी याद आई। वो जो 2 4 5 मिनट 10 मिनट आप फोन पे बात करने वाले हैं, उसमें नाराजगी दिखाने के बजाय क्यों ना हम प्यार से बात करें। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी आपके अपने ने आपको साल 2 साल में या 6 महीने के बाद बात की फोन पर? हाथ उठाइए ऐसे, क्या ऐसा कभी हुआ है कि बहुत लंबे समय के बाद आपको किसी ने फोन पे बात की? ऐसे ऊपर हाथ उठाइए। अगर ऐसा हुआ है तो आप खुद सोचिए, थैंक यू, कि आपने कैसे रिएक्शन दिया। क्या आपके पहले शब्द ये थे, आ गई तुझे मेरी याद, या आपके मन में भावना थी, आपने बोला नहीं? ईमानदारी से बोलिए, क्या ऐसा था? अगर आपने बोला नहीं और मन के अंदर ये भावना थी कि इसने इतने दिन के बाद मुझे बात की, तो भी आपकी टोन बदल जाएगी और आप उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे। देखिए, जिंदगी का कुछ नहीं पता, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। कोई भरोसा तो नहीं है ना, कल हम एक साथ फिर से बैठेंगे सारे, हम में से कोई भी गायब हो सकता है। जिंदगी इतनी छोटी है, इतनी अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि अगर कोई 5 मिनट के लिए भी आपसे बात करे, क्यों ना खुशी की बात की जाए। अगर हम सिर्फ खुशी की बात करें, आज सुबह सुबह आप सब योग कर रहे हैं और हम देखिए अलग अलग जगह से हैं सब लोग, फिर भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आज 30 40 मिनट एक अच्छी बात की जाए आपस में। तो ऐसा करने से हमारा मन शांत हो जाएगा। हमारे ब्रेन में 2 हार्मोन पैदा होंगे, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। और आपको बता दें, खुशी और गम इन 2 हार्मोन्स का खेल है। कई बार तो हम पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं जब वो ज्यादा डिप्रेशन में हो जाता है, ताकि उसका मन खुश हो जाए। ये जितने भी आप डिप्रेशन की दवाई खाते हो, वो सब यही काम करती है, आपके दिमाग में डोपामाइन पैदा करती है और सेरोटोनिन पैदा करती है। उस मेडिसिन का नाम है SSRI। अब जब आपको बहुत खुशी होती है तो आपके शरीर में 2 हार्मोन पैदा होते हैं दिमाग से। यहाँ तिलक जहां लगाते हो ना, उसके अंदर जो ब्रेन है, यहाँ फोरहेड है ना, इसके अंदर से 2 होते हैं, डोपामाइन सेरोटोनिन। और वो पूरा दिन आपको खुश बना के रखता है। जब आप खुश रहते हैं, पूरा बॉडी एक्टिवेट हो जाता है, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और आज मैं खुश हूं खामखा बहुत तसल्ली से रहते, और आपको छोटी मोटी बीमारी का एहसास भी नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। किसी ने आपको कड़वी बात कह दी सुबह सुबह, आपका कहेंगे यार इसने तो आज का दिन खराब कर दिया। क्यों? अब आपके ब्रेन में नेगेटिव हार्मोन पैदा हो गए। जैसे पॉजिटिव हार्मोन, पॉजिटिव, अच्छी साबुन से नहाओगे तो अच्छी फीलिंग आती है, गंदी साबुन से नहाओगे शरीर से बदबू आती है, ऐसे पूरा दिन खराब हो जाता है। तो वो जो नेगेटिव हार्मोन दिमाग के अंदर पैदा हुआ है, वो पूरा दिन आपको डिस्टर्ब करके रखेगा। जिससे रोज प्यार से बात करते हो, आज उस पर भी गुस्सा आएगा आपको। सोचिए, एक बाहर से कोई गंदा आदमी आया, आपके घर में कूड़े की थैली फेंक के चला गया, आप क्या करेंगे? उस कूड़े को अपनी जिंदगी में बसा लेंगे, रोते रहेंगे मेरे घर में कोई कूड़ा फेंक गया, या उसे उठा के बाहर फेंकेंगे? ऐसे ही कोई किसी आपके साथ में खराब बिहेवियर करता है, थोड़ा सा उसने आपकी जिंदगी में कूड़ा डाल दिया, वो आपकी बहू हो सकती है, बेटा हो सकता है, सास ससुर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ताना मारा, आप ताना मार के चले गए। अब आपको समझना है, सामने वाले ने मुझे कोई नेगेटिव बात कही, मैं उसे अपने अंदर रखूं या ना रखूं। आप आप इतने इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए कि कोई आपकी जिंदगी में फालतू की चीजें ना डाल सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन डोपामाइन सेरोटोनिन रहेगा और दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, है ना। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है उसकी बहन है अलक्ष्मी, एक उसकी बहन है दरिद्रा, एक और है उसकी बहन। लक्ष्मी की 3 बहनें हैं, तीनों ऐसी जगह रहती हैं जहां दुखी होता है। जो दुखी रहते, दरिद्रा यानी गरीबी आ जाती है। क्यों आ जाती है? वो आदमी बीमार रहने लगता है। जब मन दुखी होता है तो शरीर उसका साथ नहीं देता, बीमार रहने लगता है, वो कमाई कम करेगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, आ गई दरिद्रता। जिसके मन में गंदगी भरी होती है, गुस्सा भरा होता है, नफरत भरी होती है, उसके अंदर आ जाएगी अलक्ष्मी। अलक्ष्मी का मतलब है अब उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, एनर्जी नहीं है। लक्ष्मी क्या है? एक्साइटमेंट है, एनर्जी है बॉडी की। हमें ध्यान रखना है कि लक्ष्मी, अलक्ष्मी और दरिद्रा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सोच का। तो जब आप सेरोटोनिन दिमाग में पैदा करते हो, खुशी का एहसास दिमाग में रखते हो, आपके शरीर में लक्ष्मी का उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है पॉजिटिव। जब आप नेगेटिव वाइब्स दिमाग के अंदर लाते हो, आपके शरीर में दरिद्रा लक्ष्मी पैदा हो रही है। तो हमें समझना है, हम दुखी रहते हैं, मेरा बेटा बहू मेरी बात नहीं सुनता, भाई क्यों सुने? देखिए, हम माँ बाप एक गलती करते हैं, आप सभी सुनिएगा। मेरी भी एज 47 हो गई है,
तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हम माँ बाप क्या गलती करते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, लेकिन हमारे लिए वो आज भी बच्चे हैं। हम ये भूल हमें हमें लगता है कि हमारे पोतों को, पोते पोती को हम ही अच्छे से पाल पोल सकते हैं। अरे भाई, जैसे तुम माँ बाप थे, तुमने अपने बच्चों को पाला, तुम्हारा एक अधिकार था अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के बच्चे हो गए हैं, तुम बन गए दादा दादी। तो अब जो तुम्हारे बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए वो माँ बाप हैं, उनकी भी तो वही फीलिंग होगी ना जो आपकी अपने बच्चों के लिए थी। फिर भी हम उन्हें उनके अधिकार नहीं देते कि नहीं, पोते को ऐसे पालो, पोती को ऐसे पालो। तुम होते कौन हो भाई? बच्चे उनके हैं, आपके नहीं है। तो हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे 50 साल के हो गए, पर हम उन्हें आज भी बच्चे ही मान के चलते हैं, उनकी जिंदगी में इतना इंटरफियर करते हैं। दिस इज द रियलिटी। जब हमारे छोटे बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो हमें समझना होगा, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि धीरे धीरे बच्चों को अपने से थोड़ा थोड़ा सा अलग करें, उन्हें बांध के ना रखें। आपको अपना जीवन जीना, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आपको अपना जीवन का आनंद लेना है। हम बंधे हुए हैं नहीं, बच्चों के सारे डिसीजन हम ही लेंगे। क्यों भाई? आपके बच्चे, आपके जब आप पैदा हुए थे, आप पढ़े थे, तब मोबाइल फोन नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, सिर्फ किताबें और न्यूज़पेपर होता था। आज का बच्चा जब पैदा होता है, वो आप उसे खेलने के लिए क्या देते हैं? हाथ में मोबाइल। सो उसको उतनी ज्यादा नॉलेज है जितनी आपके पूरे जीवन में आपको नहीं मिली। जिस नॉलेज को किताबों में आपने ढूंढा, उसके पास एक क्लिक में नॉलेज आ जाता है। तो आपको एक बताऊं, डब्ल्यूएचओ में रिसर्च हुआ है कि हिंदुस्तान के जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका ये जो माथा है, इसे बोलते हैं फोरहेड, इसके अंदर होता है फोरे ब्रेन, ये साइज में बड़ा हो रहा है। आप देखेंगे, फीटी रख के देखो, हमारी फीटी पीछे को जाती है, जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी फीटी आगे को जाती है। ऐसे क्यों? क्योंकि वे मल्टीटास्किंग है, उनके पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज ज्यादा है। हम एक बार में एक या दो काम करते हैं, आज के बच्चे 25 काम एक बार में करते हैं। उनका सामने का दिमाग डेवलप हो रहा है, जो सोचने की क्षमता देता है। तो सोचिए, हम उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जिसका ब्रेन हमारे से कई गुना डेवलप है। और हमारी जिद क्या है कि नहीं, हमारे पास उम्र का एक्सपीरियंस है, एज का एक्सपीरियंस है। सो जब कभी ऐसी समस्या हो, अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है, जिससे भी मिलेंगे कुछ ना कुछ रोना रोते रहेंगे। हो सकता है सामने वाला कोई खुशी के माहौल में आपसे मिलने आया हो। कुछ लोगों को लगता है, लेडीज में, जेंट्स में होता है, दो दोस्त बैठेंगे, किसी तीसरे की बुराई करने लगेंगे या अपना दुखड़ा रोने लगेंगे। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, जो दुख है वो तो है ही, लेकिन जब आप किसी से मिलते हो तो सुख के पल है ना, उस समय क्यों रोते हैं? मैं अपने दुखड़े को बैठ करके, अगर आपके घर में कोई कलेश मचा हुआ है, क्या हर किसी के सामने रोने से उसका हल मिलेगा? होगा ये, सामने वाला आपको दिखाएगा कि नहीं नहीं भाई, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, लेकिन मन ही मन वो परेशान हो जाएगा यार। 10-20 मिनट के लिए मिला, कोई ढंग की बात होने के बाद रोना धोना शुरू कर देता है आदमी। फिर ये होगा, और धीरे धीरे हर अच्छा आदमी जो आपका भला चाहता, आपसे दूर होने लगेगा। सो नॉक द राइट डोर। हम क्या करते हैं? अपनी समस्याओं का ढिंडोरा गली गली बजाते फिरते हैं। फिर होता क्या है, वो बात घूम फिर करके घर के अंदर आ जाती है आपके। फिर कलेश मचता है, अच्छा आपने वहां हमारे बारे में ऐसी बुराई की थी, अच्छा हमारी बुराई ये की थी। फिर ये होता है, और आप लोगों के पास ये एक्सपीरियंस है। सो जो इमोशंस हैं, उन्हें हमें संभालना आना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस को नहीं संभाल सकते, अब आप कहेंगे सर ये तो कहने की बात है, हम भला इमोशंस को कैसे संभाल लेंगे, हमारे बच्चों पर हमारा हक है। अरे क्या हक है बताइए? आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और फिर आपको स्वतंत्र छोड़ दिया, तब आपने अपने बच्चे पैदा किए, अपना परिवार बनाया। अगर वो भी जिद पकड़ लेते कि नहीं तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हारे बच्चों के बारे में भी हम ही सोचेंगे, तुम्हें कितना दुख होता। ये हम अपने बच्चों के बारे में करते हैं, ये हम अपने दोस्तों के। हम क्या करेंगे, हो सकता है आपको ब्लैक कलर की शर्ट, काले रंग की बुशर्ट पसंद ना हो, लेकिन अगर आपके दोस्त ने वो पहनी है, तो मतलब आपके दोस्त को तो पसंद है ना ब्लैक कलर की शर्ट। अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है, तो क्या हर कोई उसे ना पसंद करेगा? तो हम क्या करेंगे, यार ये कलर बहुत खराब लगता है मुझे, नहीं यार ऐसे मत बोलो, ये कलर अच्छा लग रहा है तुम पर। देखो मैंने क्या सेंटेंस लिया, यहां ध्यान से सुनिएगा। मान लिया रेनू जी ने आज ब्लू कलर का सूट पहना है, ठीक है रेनू जी, मैं आपका नाम ले रहा यूज कर रहा हूं उदाहरण के तौर पर, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मान लिया रेनू जी ने एक आज बहुत अच्छा ब्लू कलर का सूट पहना है, और मुझे ब्लू कलर पसंद नहीं है, लेकिन पहना किसने है? रेनू जी ने। इसका मतलब ब्लू कलर का सूट किसे पसंद है? रेनू जी को। तो मैं दो तरह से अब बोल सकता हूं, रेनू ये नीला रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब यहां एक्चुअली मैं रेनू के सूट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, अपनी चॉइस के बारे में बोल रहा हूं, नीला रंग अच्छा नहीं लग रहा।
लेकिन अगर मैं कहूँ रेनू जी ये सूट आप पे बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो मैंने सेंटेंस क्या बोला, रेनू जी ब्लू रंग का सूट आप पे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने ये क्यों बोला आप पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेनू ने पहना है, वो रेनू की चॉइस है। सो क्यों ना मैं तारीफ करते हुए बोलूं, रेनू जी आप पर ब्लू कलर का सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, तो रेनू जी खुश हो जाएंगी कि हाँ मैंने ब्लू कलर का सूट पहना ही अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूं मुझे ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो मैं अपनी चॉइस बता रहा हूं, लेकिन मैंने तो नहीं पहना ना, तो फिर मैं क्यों नाक भौं सिकोड़ रहा हूं। हम ये गलती करते हैं, सामने वाले ने अगर ऐसा कुछ पहना है जो हमें पसंद ना हो, एकदम हम नेगेटिव टोंट मार देते हैं। सो इस तरह से आपने क्या किया, रेनू जी ने आज बड़े प्यार से नीले रंग का सूट सिलवा के पहना था, बड़ी खुश थी, देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मैंने भारत जी आए, भारत ने कमेंट कर दिया नीनू नीला सूट अच्छा नहीं लग रहा, अब उनका मन उतर गया, मैंने तो इतनी मेहनत से सिलवाया था, मुझे इतना पसंद आया था ये, अब अगली बार वो नीला सूट जब भी देखेगी उनका मूड खराब होगा, उन्हें मेरी बात याद आ जाएगी। सोचिए मैं एक बार कह के वहां से हट गया कि रेनू जी नीला अच्छा नहीं लग रहा है, और उसके बाद जीवन भर रेनू जी जब भी नीला सूट देखेंगे उन्हें मेरी बात याद आएगी, उनका मूड खराब हो जाएगा। मैं तो कह के निकल गया, मैंने एक तलवार मारी दिमाग पे, मैं निकल गया, और उसका जख्म रेनू जी के दिमाग में हमेशा के लिए छोड़ दिया। सो हम हमेशा ये गलती करते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, रिहेबिलिटेशन काउंसलर हूँ। मेरे पास रोज रोज परिवार के किस्से, झगड़े और बीमारी आते हैं। मुझे सरप्राइज होता है कि जी परिवार में 4 लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, बाद में समझ में आया चारों के चारों लोग अच्छे से नहीं सोते हैं। क्यों अच्छे से नहीं सोते हैं, रात भर ओवर थिंकिंग करते हैं। क्यों ओवर थिंकिंग करते, घर में प्यार नहीं है, मनमुटाव है। सो घर में प्यार नहीं है, मनमुटाव है, तो उनका डाइजेशन खराब हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन से गैस बन गई, पेट में गड़बड़ हो गई, अल्सर हो गए, बवासीर हो गई। देखिए ये एक मधुर संबंध ना होने से शरीर में कितनी बीमारियां हैं। हमारे शरीर को 3 तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर को 3 तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। एक भोजन वो होता है जो शारीरिक पुष्टि करता, जिसे खाना बोलते हैं आप, जो आप मांसाहार, नॉन वेज, वेज जो भी आप खाते हैं वो शरीर की पुष्टि करता है। फिर दूसरा भोजन होता है भावनात्मक भोजन, भावनाएं, वो हमारे मन की पुष्टि करता है। मन वो है जो शरीर का संचालन करता है। और तीसरा होता है एक स्पिरिचुअल भोजन, है ना, आध्यात्मिक भोजन। आध्यात्म यानी आध्यात्म की बातें सीखना, समझना, वो हमारी आत्मा का पोषण करता है। सो जब आप आध्यात्मिक चीजें सीखते हो आपकी आत्मा पुष्ट होती है। जब आप बड़े मधुरता के साथ किसी के साथ व्यवहार करते हो आपका मन पुष्ट होता है। और जब आप अच्छा भोजन खाते हो आपका तन पुष्ट होता है। अब सोचिए ये तीनों स्वस्थ हैं तो आपका जीवन बड़ा स्वस्थ रहेगा। और अगर आत्मा में गड़बड़ है तो मन और तन गड़बड़ करेंगे। मन में गड़बड़ है तो तन गड़बड़ करेगा, तन में गड़बड़ है तो मन गड़बड़ करेगा। सो हम गलती क्या करते हैं, हम अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, जो हम खाते हैं वो किसके लिए खाते हैं, तन के लिए, हाड़ मांस के शरीर के लिए। और ये कोई मैं आध्यात्मिक बात नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक बात है, ये साइंटिफिक बातें कह रहा हूं। आप दूध पीजिए शरीर को लगेगा, नमक खाइए शरीर को लगेगा, लेकिन आप उल्टा सीधा खाइए शरीर में डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका मन बेचैन हो जाएगा, होगा ना मन बेचैन। फिर मन के रोग हो जाएंगे, मनोरोग, मानसिक रोग, मन के रोग हो जाएंगे। अब आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ नहीं है, जला भुना बैठा है। तो जब मन गड़बड़ होगा तो शरीर आपका साथ देना बंद कर देगा, गैस बनने लगेगी, अल्सर हो जाएंगे और डायरिया हो जाएगा, सर दर्द होने लगेगा। देखो मन का संबंध तन से है, और जब मन या तन में एक भी डिस्टर्ब होगा, आप कितना भी स्पिरिचुअल हो जाए आपका कंट्रोल नहीं आएगा, आपका फोकस ही नहीं बनेगा, आपको धर्म समझ में ही नहीं आएगा, अध्यात्म आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? देखिए एक अच्छी मशीन तभी आउटपुट देगी जब वो मशीन ठीक से काम करती हो। अब ये मशीन 2 चीजों से, आत्मा 2 चीजों से चलती है, तन से और मन से। इसलिए कहा ना कि मन के बहकावे में न आकर, भगवान कहते हैं ना मन को तू अपना दास बना ले। तो पहले तन को दास बनाओ, तन को स्वस्थ रखो, फिर मन को दास बनाओ, मन को स्वस्थ रखो। देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमें क्या सिखाया जाता है, काम से दूर रहो। काम यानी कामना, काम ना और कामना, काम से दूर रहो। क्यों दूर रहे? पहले धर्म, धर्म का मतलब है आध्यात्म को धारण करो, आपकी आत्मा पुष्ट रहेगी। अर्थ यानी कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। अर्थ आप अर्निंग करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, और उसको दान भी करो जो आपको ठीक लगे। फिर काम, काम का अर्थ है अपने आप को सुख भी देना सीखो। जब आप इन तीनों को संतुलित कर लोगे तो आपको अंत में क्या मिलेगा,
मोक्ष। और जो ये सोचता हो मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष में से मोक्ष चाहिए, मुझे धर्म चाहिए ना, मिलेंगे तो तीन मिलेंगे, और तीनों में जिस दिन देखिए साधु संतों पे भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने ये गलत काम किया। क्यों किया? जब धर्म अर्थ काम में से किसी एक के पीछे पड़ जाते हैं, अर्थ के पीछे पड़ गए तो बेईमान हो जाएंगे, काम के पीछे पड़ गए चरित्रहीन हो जाएंगे, और धर्म के पीछे पड़ गए तो रूढ़िवादी हो जाएंगे। जब संतुलित रहेंगे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ऐसी नेचर है, कोई मुझसे बात करे मैं प्रेम से बात करूंगा, कोई बात ना करे कोई बात नहीं, उसका मन किसी और से बात करने का होगा। मैं ये नाराज क्यों हूं आज उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? क्यों? वो उसका मन है वो किससे बात करे, और ये मेरा मन है कि मैं किससे बात करूं और कैसे रहूं। तो जिस दिन आप इन तीन चीजों को समझ लोगे तो आपके भावनात्मक संबंध बड़े अच्छे होंगे। बेटा बहू घूमने जाना चाहते हैं, जाने दो, वो उनका मन है, तुम क्यों उनके मन के साथ पीछे चिपके पड़े हो? आप अपने दोस्तों के साथ घूमो बैठो, आप अपनी आजादी लो। आपके मम्मी पापा ये चाहते हैं आज बच्चे घर पे रहे, मूवी देखने जाए, बच्चे क्यों आफत मचाए बैठे, हम भी साथ चलेंगे। उन्हें टाइम दो भाई। मेरे पास हस्बैंड वाइफ झगड़े लेके आते हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं, शादी के पहले दिन तक ये प्यार था आप में कि फोन पे 6-6 घंटे बात करते थे, शादी के अगले दिन क्या हुआ कि झगड़े होने शुरू हो गए? एक रात में क्या बदल गया? कोर्ट के केसेस आते हैं कई बार, वो डाइवोर्स वाले, तो बात होती है। मैंने कहा ये होता क्या है, शादी के अगले दिन हस्बैंड तो हो जाता है मालिक कि ना बस अब तो मुझे घर को चलाना है, अपने शरीर पे ध्यान देना बंद कर देता है। और शादीशुदा लड़की हो जाती है आंटी, कैसे? वो अपने शरीर का ध्यान रखना बंद कर देते, अब तो बस मुझे इस परिवार के लिए जीना है। क्यों भाई? तो यानी कि आपका जीवन क्या शादी से पहले दिन तक था दोनों का, शादी के अगले दिन बस अब परिवार के लिए जिएंगे? कौन परिवार? परिवार तो आप दोनों भी है ना। मैं हमेशा सिखाता हूं कि हस्बैंड वाइफ को शादी के बाद भी एक दूसरे के लिए टाइम निकालो, पर्सनल टाइम निकालो, घूमने जाओ दोनों अकेले, अपनी सेहत का ध्यान रखो। हस्बैंड वाइफ इतने मोटे मोटे हो गए, दोनों में एक दूसरे का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, बस दोनों बीमार पड़े हैं। वाइफ कहती है मैं पूरा घर संभाल लूंगी, और वो कहता है कि मैं पूरा घर का कारोबार संभाल लूंगा, और दोनों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन किसे? कि अपने परिवार के लिए। परिवार कौन है जी? हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, तो तुम भी तो परिवार का हिस्सा हो। जब तुम सुखी नहीं हो तो परिवार में कैसे सुख आएगा? हम ये गलती करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं भाई अपनी सेहत का ध्यान रखो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, और एक दूसरे में रोमांटिक रहो, एक दूसरे को टाइम दो। ये क्या बात है कि सारा किचन मैं अकेली संभाल लूंगी, सारा घर में? एक्चुअली शादी के बाद औरत घर की मालिक बनना चाहती है, शादी के बाद आदमी भी घर का मालिक बनना चाहता है, और दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है कि कौन बड़ा मालिक है, कौन ज्यादा संभाल सकता है, और वो एक दूसरे को संभालना बंद कर देते हैं। और जब एक दूसरे को संभालना बंद कर देते हैं तो संघर्ष होता है, भावनाएं उनकी एक दूसरे से टूटने लगती हैं, और बस फिर कहा सुनी घर में कलेश। अच्छा, आपका मन साफ है तो आप गंदगी के बीच में भी ठीक से रह लोगे। जब आपका मन खराब होगा तो आसपास जो ऐसे लोग हैं जिनका पहले से मन खराब है, वो आपके मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके जेठानी देवरानी हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है। जो बुरा व्यक्ति, शैतान क्या करता है? देखिए, लक्ष्मी को वरदान मिला है कि तुम कहाँ रह सकती हो, लक्ष्मी को वरदान मिला है कि जिस घर में कलेश होता तुम वहां रहोगी। तो यानी कि लक्ष्मी हमारे चारों तरफ हमेशा मौजूद है, वो इंतजार कर रही है हमने घर में कलेश किया मैं इस घर में घुस जाऊं। ऐसे ही शैतान जो होता है वो कहां जाता है? जहां प्रेम नहीं होता, जहां हमने कलेश झुका। तो यानी कि शैतान आपके चारों तरफ 24 घंटे मौजूद है। आप अच्छे बन के रहते, शैतान की हिम्मत नहीं आपके जीवन में घुस जाए, वरना वही शैतान परिवार के किसी सदस्य के रूप में आएगा और वो चुगली आग लगाना। और आपने देखा वो बड़ा आनंद लेते हैं इसका। आज इन दोनों में लड़ाई हो रही है, सास बहू में लड़ाई हो रही है, ससुर खुश है, सास बहू में, सास बेटे में लड़ाई हो रही है, बहू खुश है, बहू बेटे में लड़ाई हो रही है, सास ससुर खुश है। मेरे को समझ में नहीं आता हम दूसरे को दुखी देखकर कैसे खुश हो सकते हैं? खुशी तो मेरी होनी चाहिए ना, जो मुझे मिले। दूसरे की खुशी छिन जाने से मेरी क्या खुशी? ये एक्चुअली 90% से ज्यादा मानसिक रोग और शारीरिक शारीरिक रोग, मैंने बताया ना, आपकी जीभ में छाले से लेकर आंखों में दर्द, सर में दर्द, टेंशन, आंखों की रोशनी, कब्ज, डाइजेशन, अल्सर, ट्यूमर, इवन मां ना बन पाना, इसका कारण भी ग्रह कलेश हो सकता है। तनाव इतना है कि आप कंसीव ही नहीं कर पा रहे, बार बार अबॉर्ट हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, लड़के परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे। क्यों? वो इतने तनाव में है, दे कांट परफॉर्म। सो हर तरह से ये जो सारी बीमारियां हैं इमोशंस यानी भावनाओं से पैदा होती हैं।
सो हमें समझना है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण में रखें। अब मैंने आपको समस्या तो बता दी, अब इसका समाधान। तो अभी मेरी एक बुक है, 400 पेज की बुक मैंने लिखी है, अभी अवेलेबल नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी में ही है वो। सो उसमें हमने समाधान ढूंढने की कोशिश की कि इस अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, इसका क्या समाधान है। इसके 3 समाधान हैं। या तो आपको काउंसलिंग करके थेरेपी दी जाए, महंगा प्रोसेस है। आप मेरे से काउंसलिंग लोगे, मैं 1 घंटे आपके साथ बैठूंगा, आपके दर्द को समझूंगा, उसका असर मेरे ऊपर भी तो होगा ना। तो मुझे भी अपने आप को फिर रिवाइव करना है, तो मैं अच्छी खासी, मैं 2,000 रुपये 1 घंटे के सेशन के चार्ज करता हूँ। और अगर आपको थेरेपी चाहिए तो कम से कम 8-10 सेशन आपको लेने पड़ेंगे, तो 16-20 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है माइंडफुलनेस। अब आजकल बड़ा चल रहा है माइंडफुलनेस, बोधा माइंडफुलनेस, बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस को समझना भी कठिन है। या देखिए, भगवान कृष्ण ने कि सभी धर्मों में क्या कहा गया है? वर्तमान में जीना, प्रेजेंट में जीना। जो हो गया वो बीत गया, और जो होने वाला है उसमें तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो जो बीत गया उसको लेके क्यों दुखी होने वाला हूं, और जो होने वाला है उसकी चिंता क्यों करूं? जो हो रहा है उसका आनंद क्यों ना लूं? प्रेजेंट में जीना है माइंडफुलनेस। तीसरा, अब माइंडफुलनेस में भी ट्रेनिंग चाहिए। अब आप कहोगे भारत सर माइंडफुलनेस के सेशन दे दो, मैं कहूंगा जी मैं फीस चार्ज करूंगा। माइंडफुलनेस में कम से कम 15 सेशन देने होंगे, तो 30,000 रुपए का खर्चा आ गया आपका। तीसरा बहुत बढ़िया साधन है योग। अब देखिए, योग में जैसे अष्टांग योग में आपने पढ़ा होगा, यम नियम समय संयम आसन ध्यान धारणा समाधि एंड प्रत्याहार। सो 8 8। तो अभी आप जो योग कर रहे हैं सारे, ये हठ योग है। हठ पूर्वक शरीर को तोड़ना मरोड़ना और उसको अपने नियंत्रण में लेना। आप अभी आप हठ योगी हैं। तो ऐसे ही एक ज्ञान योग होता है। तो बहुत सारे योग है। आप हमने बीच का रास्ता निकाला। क्या ऐसा कोई योग संभव है जो हठ योग की श्रेणी में आता हो, आत्मा की शुद्धि करता हो? जनरली हठ योग तो शरीर को शुद्धि करता, आप हाथ पैर हिलाते हैं, जॉइंट मूवमेंट करते हैं, अनेकों आसन करते हैं। आसन से आप तन और मन को जोड़ते हैं, आपका तन और मन अनुकूल हो जाता है, आपका शरीर स्वस्थ होता है। हमने देखा कि आत्मा को जोड़ा जा सकता है योग से, ऑफ कोर्स अष्टांग योग में ये भी है। पतंजलि जी ने तो इसको बड़ा अच्छा से विस्तार से वर्णन किया। हमने 3 चीजें ली, उसे समझिए और नियमित अभ्यास कीजिए। 1 महीने में मेरा चैलेंज है, आपके चेहरे, आप आज अपना फोटो खींच लीजिएगा, 1 महीने बाद फिर फोटो खींच के कंपेयर कर लेना, चमक बढ़ जाएगी। लोग आपके आसपास के महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा खुश हैं, आपका वेट बढ़ने लगेगा, चेहरे पर ग्लो आएगी। 3 का कॉम्बिनेशन यूज करना है। सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार 7 गतियों वाला, 8 गतियों वाला और 9 गतियों वाला होता है। तो हम 7 गति वाले सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हैं, जिसमें 5 स्टेप कॉमन, एक कॉमन होती है, 5 स्टेप आगे पीछे चलती हैं। तो 12 स्टेप हो गई टोटल, 7 और 5 12 सूर्य नमस्कार। आप अब सूर्य नमस्कार को 3 तरह से करने का अभ्यास करेंगे। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मुझे भाषण देना है आपके सामने बैठकर। मैंने 1500 पेशेंट्स पर इसका रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद में ये सब लिखा है। गिव मी 1 मोमेंट, मैं आपको दिखाई देता हूं। जस्ट 30 सेकेंड। हेलो, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ शायद। हाँ, ओके। जी सर, ये ये आवाज आ मैंने, रही है। थैंक यू, ये मैंने लिखी है। और ये 1500 मरीजों पर रिसर्च करने के बाद लिखी है, ऐसे नहीं। ये 6 साल का काम है, दिन रात हॉस्पिटल में काम करने के बाद मैं ये बात कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि हवा में कोई बात कह दी बस आप खुश हो गए, नहीं, जो बोलूंगा एविडेंस बेस। सूर्य नमस्कार 3 गतियों से होता है, तीव्र गति, मध्यम गति और धीमी गति से। आप तीव्र गति से सूर्य नमस्कार करेंगे, शरीर के अंदर से विषैले तत्वों को पसीने के रूप में बाहर निकालेगा। आप मध्यम गति से करेंगे, ये शरीर का संतुलन बनाएगा। और आप
धीमी गति से करेंगे, ये मन तन और आत्मा तीनों का संतुलन बनाएगा, मानसिक विकार दूर होते हैं। हमने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया इससे। अब आपको क्या करना है, 4 राउंड आप करेंगे धीमी गति से, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए किस स्टेप में सांस लेनी है, किस स्टेप में सांस रोकनी है। जनरली हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है किस स्टेप में सांस लेना है, किस में छोड़ना है। तो आप सब योग ग्रुप से जुड़े, वहां सीख लीजिए, ठीक है ना। मित्राय नमः, सूर्याय नमः, जो भी है, किस मंत्र पर सांस लेना है, किस पर छोड़ना है, मंत्र बोले ना बोले आपकी मर्जी। तो 4 तो कीजिए आप तीव्र गति से, फिर 4 कीजिए तो ये शरीर से पसीना आएगा। मैं जब जिम में सूर्य नमस्कार करता हूं, सारे बॉडी बिल्डर मुझे देखते हैं और कहते हैं भैया हमें भी सिखा दो। मैं 20 राउंड करता हूं तीव्र गति के, 20 मध्यम के और 20 धीमी में, 60 राउंड करता हूं, 60। और मेरी एज है 47, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बाल कटवाए हैं वो भी ट्रीटमेंट के लिए। और आपसे एक्टिव हूं, एवरेज 15 किलोमीटर रोज का वॉकिंग है, और 18 घंटे रोज काम करता हूं। और हमेशा मेरे चेहरे के से भी दिख रहा होगा, मैं खुश रहता हूं। ऐसा नहीं कि सामने बैठा हूं मुझे खुश रह के दिखाना है। और मुझे पता है जब मैं 55 का हो जाऊंगा मैं ऐसे ही रहूंगा, क्योंकि योग से ना तीनों चीजें जुड़ती हैं। तो जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे तीव्र गति से, तो जब तीव्र गति से करें तो थोड़ा सावधानी से करें, क्योंकि अभी आपको आदत नहीं है। फिर 4 करें मध्यम गति से, और 4 करें बहुत धीमी गति से। जब धीमी गति से करें तो ध्यान यहां लगा के करें, आज्ञा चक्र पर। तो इससे आपका मन तन आत्मा तीनों जुड़ेंगी। जब तीव्र गति से करें तो ध्यान आसन पे होना चाहिए, मूवमेंट पे, बस बाहर ध्यान होगा, शरीर के ऊपर ध्यान करेंगे, कहीं टेढ़े मेढ़े गलत आसन ना हो जाए। शरीर पर ध्यान करें, शरीर से विषैले तत्व निकलेंगे। जब मध्यम गति से करेंगे, सांस पर ध्यान दें, श्वास वायु के आने जाने पर तन और मन जुड़ेगा। और जब आप बहुत धीमी गति से सूर्य नमस्कार करें, यहां ध्यान दें, आपकी आत्मा आपसे जुड़ेगी। और आप पाएंगे 15 से 20 दिन के बाद आप पहले से ज्यादा रिलैक्स, अच्छी नींद। अब मैंने अपने गैजेट बना रखा, मैं अपनी नींद चेक करता हूं, मेरा डीप स्लीप लेवल 40% है, जो एक कॉमन आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। सोते हुए मेरी हार्ट बीट 28 पर चली जाती है, इसे बोलते हैं साइनस ब्रेकार्डिया। अब ये अच्छा भी है बुरा, एक नॉर्मल आदमी को हो जाए तो बहुत खतरनाक है, और एक एक्सरसाइज करने वाले के हो जाए तो ये वरदान है। शरीर ज्यादा तेजी से रिकवर करता है, तो मेरा शरीर आप लोगों से 20 गुना तेजी से रिकवर करता है चोट लगने के बाद। तो आप ऐसे, तो एक तो आप सूर्य नमस्कार के 3 सेट करें, और धीरे धीरे जब आपके शरीर की ताकत बढ़े, जॉइंट मूवमेंट बढ़ जाए, ये संख्या बढ़ा लें। दूसरा, आप करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती, कपाल को भाती चमकाने वाला, कपाल भाती का अभ्यास करें। कपाल भाती से दिमाग की मसाज होती है, लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो कपाल भाती से थोड़ा बचे, पहले ब्लड प्रेशर पे ध्यान दें। वैसे भी सूर्य नमस्कार करने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। कपाल भाती करने से आपका लीवर, किडनी, पूरा ब्रेन एक साथ कंट्रोल में आएगा, भयंकर पसीना आपको आएगा। आप ज्यादा तेज कपाल भाती ना करें, शुरू में 10 राउंड कर लिया, आपको आता ही है करना, वरना आप सीखें। और फिर आपने धीरे धीरे, जैसे मैं तो 100 के 4-5 सेट कर लेता हूं एक बार में, बिना रुके 100 बार हो जाता, मेरा अभ्यास हो गया। सो आपका पेट की गैस, इंडाइजेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन जिसको होता है उसके लिए वरदान है ये जिसको कहता है ना मैं तो दवाई खा खा के थक चुका हूं, माइग्रेन में वरदान है ये, ठीक है। एक दिन में आराम नहीं होगा, 1 महीना कीजिए तब होगा। तो ये, और तीसरा हम कराते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका, भस्त्रिका मन अग्नि की धोकनी। भस्त्रिका इसे समझिए, भस्त्रिका भी आप शुरू में 4-5 स्टेप ही करें, और भस्त्रिका करने से आपके लंग्स, आपका हार्ट और आपका दिमाग और आंखें बेहद मजबूत हो जाएंगे। ऐसा जब होगा तो शरीर स्वस्थ होने लगेगा, शरीर स्वस्थ होगा तो उसका मन स्वस्थ होगा, और जब मन और शरीर स्वस्थ होंगे उसमें स्वस्थ आत्मा का निवास होगा। और आप पाएंगे इंडाइजेशन से लेकर, स्ट्रेस से लेकर, नींद आने की प्रॉब्लम से लेकर, तनाव प्रॉब्लम, गुस्सा आना, ये सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। अब एक दिन में तो नहीं होगी, इतने सालों से शरीर में बीमारी हमने घुसा रखी है। तो आपको क्या लगता है कि कोई चूरन की गोली है बाबा जी की, आज खा लूं और शाम तक ठीक हो जाएगा? नहीं। जिस बीमारी को आपने शरीर में पिछले 10-15 सालों में घुसाया है, उसे निकालने के लिए 2-4 महीने तो दो। तो 2-4 महीने में शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे अगर फोम के अंदर गंदगी आ जाए, एक बार धोने से फोम साफ नहीं होती, उसे रोज नियमित थोड़ा थोड़ा धोना होता है, तो धीरे धीरे उसकी गंदगी बाहर निकलती है, फोम साफ हो जाती है। तो हमें ऐसे काम करना है।
अब आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गए होंगे। आपने काफी कुछ लोगों को यू टर्न लेने के लिए झकझोर दिया है। और फिर भी किसी के कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं, मेरा एक प्रश्न प्रश्न है। जी ये सूर्य नमस्कार के बारे में जो आपने तीव्र और मध्यम और धीमी धीमी गति गति। बताई है, हाँ तो जो आपने इसको 20 बार 20 राउंड और 4-4 राउंड दोनों कहे हैं, तो नहीं, उनको आप अपने क्या को करें, बढ़ाना आप कितने तक, कहाँ तक बढ़ाना है? देखिए, आप पहले तो जो तीव्र राउंड होता है उसमें एक ये डर होता है कि हमारी मसल अगर कमजोर रह गई तो हाथ पैर टेढ़े मेढ़े पड़ के चोट लग सकती है। सो शुरू में जी 4-4 सेट करें, बस 4 राउंड तीव्र के। और जब तीव्र करें तो शरीर के संतुलन पे पूरा ध्यान दें, अपना फोकस अपने हाथ पैरों पे रखें ताकि हमारी मसल्स हमारे कोऑर्डिनेशन में आ जाएं, चोट फिट ना लगे। ऐसे ही जब मध्यम राउंड करेंगे तो सांस पे ज्यादा ध्यान दें क्योंकि उस समय गिरने के चांसेस कम है हाथ पैर मुड़ करके। और जब आप धीमी गति से करें तो ध्यान लगाते हुए करें। तो शुरू में 4-4 के स्टेप करें और धीरे धीरे बढ़ा के आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार कितना भी कर सकते हैं। अच्छा, कितना भी कर सकते हैं, मतलब हाँ, ये है। जैसे मैं और हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल पहले थोड़ा कंधे में चोट लग गई थी तो समस्या थी, एक राउंड मुश्किल से हो पाता था। पर मैं आपको एक आश्चर्य की बात बता रहा हूँ, मुझे इस हाथ में टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो गया था। जिम में वेट उठाते हैं, हाथ पैर मुड़ जाते हैं कई बार। और आपको बता, टेनिस एल्बो का कोई इलाज नहीं है। मैंने जब सूर्य नमस्कार शुरू किया तो कोहनी में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। मैंने अपने पोस्चर को जैसे ही सही करके सूर्य नमस्कार करना शुरू किया, आज मुझे टेनिस एल्बो नहीं है। टेनिस एल्बो में क्या होता है, मसल की पोजीशन डिसलोकेट हो जाती है। जब हम सही पोजीशन में करके उसको करेंगे तो धीरे धीरे जब संतुलन बना के करेंगे, मसल अपनी पोजीशन में वापस आ गई, समस्या खत्म। और अब मैं खूब करता हूं। जी, धन्यवाद। और प्रश्न पूछ सकते हैं आप, मैं वेट कर रहा हूं। Can I? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भरत जी, वेरी वेल कवर्ड। बहुत अच्छा, एक ऐसा सब्जेक्ट आपने लिया है जो कि हर एक पे लागू होता है और शायद लोग रियलाइज नहीं करते हैं। एक बात तो जरूर है कि अगर किसी का हम मूड खराब करते हैं कुछ बोल के, तो वो गिव एंड टेक वाली बात हो जाती है, क्योंकि बाद में जब आप सोचते हैं कि मैंने यार उसको ये बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था, मैं कुछ अच्छा बोल सकता था, तो हुआ ये कि उसका असर आपके ऊपर भी हुआ। और बाद में शायद धीरे धीरे आप सीख जाएंगे और समझ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि सूर्य नमस्कार की बात आपने की थी। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा तो ये है कि अगर आप स्लो मोशन में करते हैं तो इट इज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ अदर्स। बढ़िया है, तीव्र गति से करें, पसीना निकालें। बट पसीना निकालने के और भी तरीके हो सकते हाँ हैं। तो बिल्कुल। जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, हमारी रिकमेंडेशन ये होती है, गो फॉर द स्लो वन, दैट विल गिव यू बेटर बेनिफिट देन दैट ऑफ स्पीडी आपसे वन। बिल्कुल, आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं क्योंकि तीव्र गति में मैंने कहा ना, हाथ पैर मुड़ के चोट लगने का खतरा है। लीजिए, तीसरा ये है, बहुत पता नहीं कितना पसंद आएगा। आपने एक बात बोली थी कि आप एक सेशन का 2,000 रुपये लेते हैं। हमने आपको इनवाइट किया, आपको इस ग्रुप में शामिल किया। अब तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस ग्रुप का आप भी मेंबर हैं, तो हमारे मेंबर से क्या चार्ज करेंगे? आपसे एक चीज चार्ज करेंगे बस, जी, स्नेह, प्रेम। दैट इज देयर, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। आई डिडंट देखिए, वांट जब टू। हम जब हम क्लिनिक पर बैठते हैं तो हमारे जी नियम अलग होते हैं। मेरे आपके जैसे आपका ग्रुप है, मेरे बहुत सारे ग्रुप हैं। और हम जी सब ने जी, एक नियम बनाया है कि हम सबसे एक ही चीज चार्ज करेंगे, कमिटमेंट। ओके, बस दैट्स राइट। एक चीज चार्ज। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं, मैंने कहा ना, माया भी चाहिए, लेकिन जी इतनी जी चाहिए कि बाकी जी, संतुलन मेरा बिगड़ जाए। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, यू हैव कवर्ड द सब्जेक्ट सो वेरी वेल। अब मैं तो इसकी रिकॉर्डिंग भी कई बार सुनूंगा, शायद मैं भी अपने जीवन में इसको ढाल सकूं और एक अच्छा इंसान बन सकूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और आप सबसे मेरे ये निवेदन है, ये जो मैंने एक बात कही थी सेशन वाली, समझाने के लिए कही थी। हम डॉक्टर के पास जाके पैसे तो खर्च करते हैं ना,
जी जी यहाँ हम उम्र के बंधन से अलग एक मित्र मंडली हैं सब। जी जी यहाँ जिसकी आयु ज्यादा है वो मेरा सबसे बुद्धिमान मित्र है, जिसकी मैं आयु कम है जैसे मैं हूं वो एक सीखने वाला मित्र है। हम सब मित्र मंडली हैं, हम में कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, और यहाँ हम सिर्फ एक अच्छी चीज के लिए हैं, और यहाँ हमें एक दूसरे को एक ही फीस देनी है, कमिटमेंट एंड स्नेह, बस। वही हम करते हैं, और हम भी आपके पास सीखने के लिए ही आते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वंडरफुल। मैं वेट कर रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए। Sir, Bharat sir, thank you so much for beautiful sessions as always you have been giving. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने मानसिक रोगों के बारे में बताया कि अगर दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, वो सेशंस लेता है महंगे महंगे और वो अपना करता है, कुछ मेडिसिन भी लेता है। दूसरा ऑप्शन एक नया खुल रहा है जागरूकता के साथ, वो है योग का, जो कि आप भी फॉलो करते हैं और करवाते हैं सबको। तो बेटर क्या है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, कि बेटर परफॉर्मेंस किस चीज का है? ये देखिए, योग से सारे मानसिक रोग समाप्त हो सकते हैं, साइकोसोमेटिक, या उधर भी जाना चाहिए? देखिए अगर हम योग को सही तरह से जैसे हम तो 3 कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसका कारण क्या है, ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। और मानसिक रोगों की समस्या का कारण क्या, नर्वस सिस्टम में गड़बड़। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम आता है ना। योग से एक फायदा ये होता है, मसल्स स्वस्थ बनते हैं, कोऑर्डिनेशन बनता है। आपको सरप्राइज होगा, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी स्किन में ब्लड फ्लो 80% एक्स्ट्रा हो जाता है 24 घंटे के लिए, आधी बीमारियां खत्म हो गई। सो जब बीमारी इतनी बढ़ जाए कि योग से बिना संभले, तो देखिए हमें स्पेसिफिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले तो योग से संभल सकते हैं ना। अगर हम नियमित योग को कर रहे हैं तो बहुत कम केसेस में ही जो न्यूरोलॉजिकल, जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक का मतलब क्या है, ब्रेन के अंदर कुछ गड़बड़ आ रही है स्ट्रक्चर में या हार्मोनल, तो अगर हार्मोनल है तो भी योग उसको बहुत इंप्रूव करेगा। लेकिन जैसे किसी को सिजोफ्रेनिया हो गया, तो वहां पर उसके कोऑर्डिनेशन में ब्रेन के गड़बड़ हो गई, वहां तो हमें कुछ हार्मोन्स के कंट्रोल को रोकना पड़ेगा, जो योग से लंबा समय लेगा। तत्काल जरूरत है उसे रोकने, जैसे अगर स्किन फट गई तो टाके तो लगाने पड़ेंगे ना, हम जड़ी बूटी लगा के 10 दिन का वेट नहीं कर सकते। तो जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है वहां मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां गड़बड़ ऐसी आई है जिसे तुरंत रोकना है। लेकिन उसमें भी योग बहुत हेल्पफुल है। अगर आप मैं क्या करता हूं, योग और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, और योग या थेरेपी का कॉम्बिनेशन यूज करता हूं। जैसे शहद को जिस चीज में डालो उसकी ताकत बढ़ जाती है, योग से हर थेरेपी की ताकत बढ़ जाती है। और 50-60% से ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हैं मानसिक जो योग के द्वारा आसानी से ठीक हो जाती हैं। इसका मतलब आप नियमित ये 3 अगर करते हैं तो 50-60% प्रॉब्लम तो आपको होंगी ही नहीं। और जो सीरियस प्रॉब्लम है अगर वो होगी भी तो बहुत देर से होगी। अगर ब्रेन में कोई डिस्टरबेंस आ गया तो वो बहुत देर से आएगा। क्यों? क्योंकि ये उसके इंपैक्ट को कम कर देगा। लेकिन अगर कोई डिस्टरबेंस आ गया है, जैसे अब हम किसी के परिवार में हस्बैंड वाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, अब योग करवा के तो ठीक नहीं होगा, उनको थेरेपी भी देनी पड़ेगी। जहां समस्या पैदा हो चुकी है वहां तो इलाज करना पड़ेगा। हाँ, वो बात देखना है इसकी सीवियरिटी क्या है, तो हम योग से भी करते हैं। हमने क्या किया, 80 पेशेंट लिए जिनको योगा का कॉम्बिनेशन दिया, 80 को हमने थेरेपी दिया, और दोनों में हमें बराबर रिजल्ट मिला। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं अपनी रिसर्च के बेस पर कि खाली योगा से भी अप टू 90% आप सारे मानसिक रोगों को कंट्रोल में रख सकते हैं। थैंक यू सर। ये थेरेपी आप किस तरह से देते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप? देखिए, थेरेपी तो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहले ये जरूरी है ये समझना उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब लोग आते हैं रोते रहते हैं, अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। जो पेशेंट सामने बैठा है वो तो अपने आप को विक्टिम मान के कहानी सुनाएगा ना। कभी कभी पेशेंट को पता नहीं होता उसकी प्रॉब्लम का कारण वो खुद है, तो हमें ना मानसिक जांच करनी होती है। उसके हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिसे हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। हिंदी में शायद मेरे लिए डिफिकल्ट होगा बताना, है ना। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करते हैं, हमारे पास टेस्टिंग के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। हम टेस्ट करके जैसे हमारे पास एक टेस्ट होता है सेंटेंस कंप्लीशन, वाक्य पूर्ति
टेस्ट को पता नहीं क्या बोलेंगे, उससे हम पता लगाते हैं इसके विचारों में प्रॉब्लम है, व्यवहार में प्रॉब्लम है, इसकी सेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम है, इसकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, इसकी फैमिली में प्रॉब्लम है, इसे एडजस्ट, उससे प्रॉब्लम है किस कारण से, हम उस कारण को पहले ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद जब फाइनल हो जाएगा प्रॉब्लम का कारण ये है, तब उस कारण पे काम करके एक स्पेशल थेरेपी सेशन डिजाइन करेंगे, उसका रूटीन प्लान करेंगे, उसके थॉट प्रोसेस को उससे डिस्कस करेंगे हर 5वें दिन, उसको बोलेंगे डायरी में लिखना है जब भी, फिर हम उससे सबूत मांगते हैं कि तुम्हें लगता है कि सामने मेरी माँ जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कैसे प्रूव करोगे ये बात। हम उसको बोलते हैं सोक्रेटिक क्वेश्चन। सोक्रात कैसे क्वेश्चन पूछता था, वो कभी जवाब नहीं देता था, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता था इंसान खुद जवाब ढूंढता था, इसे बोलते हैं सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। हम इस तरह से उनके ब्रेन को एक सोचने के सही तरीके पर लाते हैं, मॉडरेटर की तरह से, इसे बोलते हैं थेरेपी। उनका स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, उनकी लाइफ प्लान करते हैं, सारी चीज हमें बहुत बारीकी से प्लान करनी है और प्राइवेसी भी रखनी है, क्योंकि वो अपनी हर बात हमें बताते हैं जो सिर्फ उन्हें पता है। इसलिए हमारे पास एक लीगल राइट होता है कि हमसे कोई भी बिना लीगल रीजन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकता, हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है। हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हिंदी में तो डिफिकल्ट होगा बताना, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े होते हैं, हम उसी से सर्टिफाई होते हैं। केवल अगर वो केस गंभीर है और हमें पुलिस की मदद चाहिए तो हम डिस्क्लोज करेंगे, या किसी बड़े सीनियर को ट्रांसफर करेंगे केस तो उनको डिस्क्लोज करेंगे, लीगल कोर्ट हमसे मांगेगा, बाकी हमसे कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता, उसके पेरेंट्स भी, क्योंकि पता नहीं उसने हमें क्या बताया है, वो घर में क्या कलेश कर सकता है। तो अलग अलग तरह के थेरेपी सेशंस होते हैं, वो सेक्सुअल थेरेपी सेशंस होते हैं, उनके सेक्स आइडेंटिटी को समझना, एडिक्शन को छुटवाना, जिसे रिहेबिलिटेशन पुनर्वास बोलते हैं। पुनर्वास तो कहीं पे आपदा आ गई और बहुत सारे घर नष्ट हो गए तो लोग बड़े सदमे में रहते हैं सालों तक, उनके मन से उसको वापस निकाल के उन्हें जीवन जीने लायक बनाना, ये भी पुनर्वास है। शराबी का शराब छुटवाना, ये पुनर्वास है। हस्बैंड वाइफ के परिवार के माँ बाप के बच्चों के संबंध खराब हो गए, उनको वापस पहले की तरह नॉर्मलाइज कंडीशन में लाना ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, ये भी पुनर्वास है। तो रेबिलेशन का मतलब ये नहीं है खाली शराब छुटवा देना। कोई दुखी आदमी हमारे पास आया, जैसे मेरे पास डिप्रेशन में पेशेंट आया, वो जीने की इच्छा नहीं है उसकी, अब उसको वापस इस लायक बनाना, वो जीने की इच्छा रखे और अच्छे से जी ले ठीक ठाक, ये भी तो पुनर्वास है। पुनर्वास का मतलब पुनःवास, पुनः जीने लायक बनाना। तो ये एक कठिन प्रोसेस है और इसके लिए एक लंबी ट्रेनिंग चाहिए होती है, और लंबी ट्रेनिंग के साथ अलग अलग तरह के पेशेंट हमें अलग अलग एक्सपीरियंस देके जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा खतरा हमें होता है। हम हर किसी के दर्द को महसूस करते हैं सामने बैठकर, और हमें खतरा ये होता है कहीं हम उस दर्द के शिकार ना हो जाएं। इसीलिए पूरी दुनिया में आत्महत्या करने की जो रेट है वो सबसे ज्यादा साइकोलॉजिस्ट का ही है। सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं साइकोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि इतना ट्रॉमा वो रोज देखते हैं अपने सामने बैठ करके, अनलिमिटेड ट्रॉमा उन्हें झेलना। एक पेशेंट का एक ट्रॉमा होता है, मैंने एक दिन में 10 पेशेंट देखे, मैं कितने पेशेंट का ट्रॉमा अपने अंदर ले रहा हूं, 10 का। तो कई बार हम पर्सनल हो जाते, रात भर भी सोचते हैं कैसे उसकी जिंदगी। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है हम उसका कुछ भला नहीं कर पाते, हम चाह के भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते, तो हमें बड़ी परेशानी होती है। तो हमें अपने आप को क्या समझ के चलना, जैसे डॉक्टर है, आईसीयू में एक आदमी मर भी रहा है और एक वहां पैदा भी होता है, जन्म भी लेता है, तो डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ता। उसने मरने वाले को बचाने की पूरी कोशिश की, नहीं बचा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब कोई वहां पैदा हुआ उसको कोई खुशी भी नहीं होती, क्योंकि उसे पता है एक दिन ये भी मरेगा। तो हमें ऐसी, अब आप सोचोगे हमारी तो बड़ी दुष्ट भावना है, पर यह भावना सही है। हम जिस हद तक किसी को सहायता पहुंचा सकें हमें उस हद तक काम करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं वो बोझ अपने सिर पे रख के बैठ जाएं। अब सामने वाले को, अब जितना सड़क पे कई बार होता है, एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो मेरी आदत है मैं तुरंत वहां रुक जाऊंगा और तुरंत एम्बुलेंस बुला के, तब तक नहीं जाता जब तक एम्बुलेंस उसे ना ले जाए। अब मेरा खेल खत्म, वो मरेगा या बचेगा या मेरी जिम्मेदारी नहीं, जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया, आगे उसका भाग्य। लेकिन मैं सोचता, मुझे बाद में पता, कई बार ऐसा हो जाता वो बचता नहीं है, न्यूज में पता चलता है वो बचा नहीं, तो हमें दुख नहीं होता, मुझे दुख नहीं होता। क्यों दुख नहीं होता? मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, ना तो मैं प्राणदाता हूं ना प्राणहंता हूं, मैं एक मनुष्य हूं और मैंने उसके नाते अपना धर्म निभाया, उसके लिए एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम जब अपने आप को जबरदस्ती बांध लेते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, और बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा निर्मोही बन के रहना पड़ता है। थैंक यू सर। सीमा जी, आपकी बेटी का कोई क्वेश्चन है? जी
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बोला कि इमोशनल डिस्ट्रेस से फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और मैं पर्सनली थोड़ी ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हूँ। अब ये है कि शायद मेरी इसी क्वालिटी की वजह से मैंने यही करियर लाइन चूज करी है जैसे आपकी है। मेरा भी यही गोल है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का, और मैं हाफ वे पहुंच गई हूँ उसमें। लाइक मेरी आधी एजुकेशन उस तरफ हो गई है। बट अब मुझे ये लग रहा है कि इवन अभी रिसेंटली भी मैंने देखा कि इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे एकदम से लाइक सडनली मुझे फिजिकल प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। मैं खान पान का सबका ध्यान रख रही हूँ, रूटीन का भी, बट इमोशंस की वजह से वो हो रहा है। तो अब मुझे क्या इस करियर में जाना चाहिए, और देखो, हाँ, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जब हम दूसरे के अंदर अपनी समस्या ढूंढ लेते हैं ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी हीलिंग ऐसे नहीं हुई कि मैंने सीखा और मेरी हीलिंग हो गई। मैं हर एक पेशेंट के साथ कुछ नया सीखता हूं। जब मैं किसी पेशेंट को कोई चीज नहीं सिखा रहा होता हूं ना, तो मुझे वो स्टिक करती है अपने लिए कि ये तो मेरे भी अंदर प्रॉब्लम है ना। अगर मैं ये इसे समझा रहा हूं तो ये मेरे ऊपर अप्लाई क्यों नहीं है। और मैं पाता हूं हर पेशेंट के साथ मैं हील हो रहा हूं। सो आपको जाना चाहिए। आप बीए कर रहे हैं मेरे ख्याल से, एम आई राइट? जी मैं बीए कर चुकी हूँ। अच्छा, अभी अब आप अगर आप क्या करें, देखो अगर आपने बीए कर लिया तो आप एक काम करना, आज दिन में मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको आगे का कोर्स बताऊंगा। क्योंकि केवल एमए साइकोलॉजी करने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई राइट नहीं मिलेगा, आप थेरेपिस्ट नहीं बनोगे। जी जी फिर मैं आपको बताऊंगा आप क्या करके थेरेपिस्ट बनोगे मेरे जैसे। जब आप वहां जाओगे, पेशेंट्स को रोज मिलोगे, शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करोगे पेशेंट को हील करते करते आप ज्यादा हील हो गए। ठीक है ना? और आप इतने अच्छे मानसिक लेवल पे आओगे, फिर आपको ना 2 कोर्स और करने हैं बेटे। आप अभी दिल्ली में है शायद, हाँ, एक बार बात हुई थी। तो अभी बीए इसी साल आपका पूरा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको कॉलेज बताऊंगा, उस कॉलेज में आपको कोई एक कोर्स आपको मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, आपको 2 काम करने हैं जो बहुत सावधानी से करने हैं। नए रेगुलेशन में एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई कराता है, तो मैं पहले ये देखूंगा किस कॉलेज में आरसीआई है एमए में। क्योंकि एमए में 99% सीट में आरसीआई नहीं है, धोखे में मत रहना। अगर आरसीआई वाला एमए मिल गया तो डॉक्टर बनोगी, नहीं तो नहीं, वो फर्जी हो जाएगा। अदरवाइज मैं तुम्हें पीजी डिप्लोमा में भिजवाऊंगा कहीं पर। पीजी डिप्लोमा वो भी आरसीआई का, आरसीआई के पीजी डिप्लोमा 2 ही होते हैं, बाकी सब फेक हैं, नॉर्मल है। सो आप अगर उन्हें कर लोगे तो आप मेरी तरह काम कर सकोगे दिल्ली में रहकर। और फिर भविष्य में इसके बड़े कोर्स है, फिर आपको एक रास्ता देखो, आप अच्छी जगह चले जाओगे तो बाकी रास्ते आपको खुद मिल जाएंगे। ठीक है? आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं मुझे सारे विस्तार से फोन पे भेज दीजिएगा मैसेज। आजकल एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है? और आपको सरप्राइज होगा, आप इमोशनली स्ट्रोंग बन जाएंगे वीक होने के बजाय। ये आपकी जो भावना है ना, मैं सबका ध्यान रखती हूँ, ये अच्छी भावना है। लेकिन आप ये समझने में शायद सफल नहीं हो पा रही, आपको कितना बर्डन अपने सिर पे लेना चाहिए, बस ये है प्रॉब्लम। जब आपको लगता है आप उतना नहीं कर पा रही जितना आप करना चाहती हैं, आपको परेशानी होती है, और कोई बात नहीं है। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। वेलकम। आप दिन में मुझे पहले व्हाट्सएप पे सारी डिटेल भेजिए, अपनी लोकेलिटी सब, फिर मैं कॉलेज में बात कर लेता हूँ। ठीक है? आपने जो किताब का नाम बताया, वो किताब अपने जैसे हम लेना चाहें उसको, नहीं, ये अभी उसका अभी ये थीसिस के फॉर्म में है। लेकिन आप अगर मेरे रिसर्च पेपर पढ़ना चाहें, इससे रिलेटेड मैंने रिसर्च पेपर खूब लिखे हैं, तो आपको बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने हर प्रॉब्लम को लेके एक रिसर्च पेपर लिखा है, लेकिन इंग्लिश में है। मैं इस ग्रुप में लिंक डाल दूंगा उनके, आप वहां से उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। हमने ट्रोमा पे भी लिखा है। जो लोग सोचते हैं ना कि ट्रोमा ठीक हो जाता है, नहीं, ट्रोमा पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में जाता है। और परिवार में ट्रॉमा, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो ट्रॉमा होता है वो कहीं ना कहीं आगे पास होता है। उसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में लिखा है, पूरी दुनिया से हमें उस पर मेल आते हैं। उस पर हम 2 लोग हैं, एक डॉक्टर है जिनकी एज है 75, हालांकि वो मेरी स्टूडेंट ही है इस एज में भी, और हमने उसके ऊपर लिखा है जो परिवार में ट्रॉमा चलता है उसके ऊपर कैसे हमें उसे समझना होगा। सो वो सारे लिंक में शेयर करूंगा, फ्री आप डाउनलोड कीजिए। 10-10 पेज के पेपर, उन्हें प्रिंट निकाल के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको समझ में आएगा परिवार में ट्रॉमा कैसे चलता है और ट्रॉमा असर कैसे करता है हमारा एक दूसरे के ऊपर। लेकिन समस्या मेरी वही है, वो हिंदी में नहीं है। हाँ, आप गूगल ट्रांसलेटर में डालोगे हिंदी में भी कन्वर्ट हो ही जाएगा। हाँ आजकल हो तो जाए। एआई बहुत है। जी जी।
आप भेज दीजिएगा लिंक, मैं हाँ, मैं इसमें ग्रुप में दूंगा। हमने योगा से किस तरह से इलाज किया है उसका भी एक पेपर है। माइंडफुलनेस के ऊपर मैंने कमेंट्री लिखी है। माइंडफुलनेस पे मेरे 4 रिसर्च पेपर है। कमेंट्री जो लिखी है आप उसे पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा माइंडफुलनेस क्या है, कैसे है। ये माइंडफुलनेस ये नहीं है कि बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस नहीं। जो आदमी माइंडफुल होता है ना, उसको तो रिलीजन से मतलब ही खत्म हो जाता है। तो वो साक्षात परम ब्रह्म से जुड़ा हुआ होता है, उसके लिए धर्म का महत्व खत्म हो जाता है, देवता का महत्व खत्म हो जाता है, वो देवत्व में आ जाता है। सो आप उसे पढ़िएगा, मैं डाल दूंगा आज ग्रुप में। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं वेट कर रहा हूं। ये किसी का कोई क्वेश्चन है? रामकृष्णन जी। ओके, मेरे ख्याल से सभी का क्वेश्चन हो गया है। यदि कोई मेडिटेशन में अपने आप को वो करता है तो क्या वो ट्रोमा से बच सकता है? देखिए, हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, एक गलती सबसे बड़ी करते हैं। हमें लगता है मंत्र जाप करना, ध्यान करना मेडिटेशन है। ध्यान अलग है और मेडिटेशन अलग है। मेडिटेट, मेडिएट मेडिकल शब्द से बना है मेडिकेशन, मेडिकेशन से बना है मेडिटेशन। खुद को हील करना, खुद का इलाज करना है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन ये नहीं है केवल मंत्र जाप करना। देखिए, जब आपका मन चंचल होता है तो हम कहते हैं जाप करो, तो कभी ना कभी मन आपका फोकस में आ जाएगा। अब माला से जाप करने का फायदा ये होता है कि मन के भटकने के चांस कम हो जाते हैं जब आपका मन थोड़ा कंट्रोल में होता है। वरना पता चला मंत्र जाप करते करते कोई कहानी शुरू होगी दिमाग के अंदर, कुछ याद आ गई, कहीं आप पार्टी कर रहे हो, मौसी के जा रखे हो, मामा के जा रखे हो, है ना। सो मेडिटेशन का अर्थ है विचार शून्य हो जाना। तो ये बड़ा कठिन काम है। कोई विचार शून्य हो, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। विचार तो आएगा ही आएगा। सो मेडिटेशन का अर्थ है अपने शरीर को योग के द्वारा संतुलित करना, अपनी सांस के आने और जाने पर ध्यान करना। आप बस इसी पर ध्यान करो। जब आप सांस लेते हैं, उसकी धीरे धीरे आवाज को सुनो मन के अंदर। जब सांस छोड़ते हैं, उसकी आवाज को धीरे धीरे सुनो मन के अंदर। उस समय आपका कोई मन करे मंत्र जाप करना चाहो करो, आपकी मर्जी। ओम का उच्चारण करो, आपकी मर्जी। यहां आपका सांस के आवागमन पर जब आपका ध्यान टिकने लगेगा, तो धीरे धीरे विचार आने कम हो जाएंगे। जब विचार आने कम हो जाएंगे तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी और उससे आपकी हीलिंग हो जाएगी। और जब हीलिंग होगी, आप पाएंगे आपके जख्म भी जल्दी भर जाएंगे। आपने कहानियों में सुना होगा, योगी लोग अपने योग के द्वारा जख्मों को भर लेते थे। वो योग के द्वारा कोई जादू टोना नहीं करते थे। उनकी मेडिटेशन शक्ति इतनी थी कि शरीर जल्दी रिकवर करता था। मेरा 10 दिन में, उनका 2 दिन में, 1 मिनट में उनके भी जख्म नहीं भरते थे। तो मेडिटेशन से, तो पूरे मेडिटेशन शब्द का मतलब ही है हीलिंग। हीलिंग यानी कि इलाज। तो ऑफकोर्स आप सही तरह से मेडिटेशन करेंगे तो इलाज होगा। ये तो सबसे बड़ी दवा है। लेकिन बस पता रहे मेडिटेशन में कर क्या रहे। जिसे ये पता है कि मैं मेडिटेशन में कुछ कर रहा हूं, समझो उसने मेडिटेशन नहीं किया। जिसे पता, जब हमें पता है मैं क्या कर रहा हूं, तो मेडिटेशन कहां हुआ। बस सांस के आवागमन पर ध्यान, यहां पर ध्यान, जो आपका मन करे उसका ध्यान, और बस और कुछ ध्यान में ना आए। तो जब कुछ ध्यान में आएगा ही नहीं, वो है मेडिटेशन। और जिसका आपको ध्यान है मैंने क्या किया, वो मेडिटेशन हुआ ही नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और हम आपके बहुत आभारी हैं। और हमारे साथी लोग भी आपके बारे में बार बार वो करते रहते हैं, कभी हम आपको फ्यूचर में तकलीफ भी देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। इसी के साथ मैं क्लास के समापन की ओर ले जाते हैं। मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन तो है नहीं, और समापन के लिए हम एक शांति पाठ कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। भरे गहरा लंबा सांस, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओ
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर जोड़ें, घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह की क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारत कुमार जी आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी बहुत बहुत शुक्रिया। तीव्र से तीव्र की ओर जाना चाहिए या तीव्र से धीरे ओर जाना चाहिए?